अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। पीएसएल का मेला अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और अब जितने भी मैचेस रह गए हैं यकीन जानिए वो सारे के सारे मैचेस देखने वाले हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह इजहार बाजवा साहब, आपको भी वेलकम करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हम कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल एक बड़ा फिर हाई स्कोरिंग मैच हुआ, 243 चेज हो गया और उसके साथ साथ रायली रोसो की जो इनिंग्स जिसने नहीं देखी उसने शायद कुछ नहीं देखा। 17 बॉलों पे 50 कर ली, 41 बॉलों पे सेंचुरी कर ली और 51 बॉल्स पे 121 कर लिए। कल का मैच कैसा रहा? पीएसएल का हर मैच एक सरप्राइज़ देता है। कल का मैच भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जब एक टीम 243 बोर्ड पे पुट करेगी इन 20 ओवर्स, दूसरी टीम उसको इतनी आसानी से चेज़ कर लेगी। और ये पेशावर के साथ एक दफ़ा नहीं हुआ, पेशावर के साथ 2 दफ़ा ये हो चुका है इस टूर्नामेंट में। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने कंसेक्टिवली 2 मैचेस में 240 का टारगेट सेट किया। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि दोनों दफ़ा 240 का टारगेट सेट करके वो उसको डिफेंड नहीं कर सके। तो पेशावर ज़ल्मी हैज़ टू आस्क सीरियस क्वेश्चंस फ्रॉम देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट। हम जब से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं पीएसएल के ऊपर, शुरू से पीएसएल के टूर्नामेंट के शुरू से हम यही बात कर रहे हैं कि जो पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग अटैक है वो वन गुड बॉलर शॉट है। वहाब रियाज पे वो बहुत ज़्यादा रिलाई करें। अरशद इकबाल ने आके शुरू में कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद वो भी कोई इतना क्लिक नहीं कर सके। मिडिल ओवर्स में उस्मान कादिर को कभी ये खिला देते हैं, कभी उस्मान कादिर को ड्रॉप कर देते हैं। तो जो उनका बॉलिंग लाइनअप है उसमें कंसिस्टेंसी हमें नज़र नहीं आ रही और उसमें बड़े सीरियस फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। वेयरएज़ अगर आप इनका देखें कि जो बैटिंग है, हम कल वाली ट्रांसमिशन में भी हम यही बात कर रहे थे कि आपको किसी भी टीम को जीतने के लिए, आपको टीम पीएसएल में जैसे टूर्नामेंट में कामयाबी के लिए आपकी एक बैलेंस्ड साइड होनी चाहिए। अगर आप एक ही डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है और नो डाउट उनकी बैटिंग बहुत आउट क्लास है, उनके पास जो टैलेंट है, साइम अयूब उनके पास है, बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस है, रोमान पावल है, टॉम कोलर कैडमोर है, हसीबुल्ला खान, ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्रेसिव अटैकिंग हिटर्स हैं। लेकिन जब आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो अगर कल उनका बॉलिंग लाइनअप देखें, शेल्डन कॉट्रेल ये वेस्ट इंडीज़ से खेलते हैं लेकिन शायद उनका कल पहला मैच था पीएसएल में तो वो इतना अच्छी तरह एडजस्ट नहीं हो सके। अनवर अली ऑलराउंडर है, शेल्डन कॉट्रेल का फिर भी कदरे को 3 ओवरों में 37 रन पड़े, अनवर अली को 4 ओवरों में 66 रन पड़े। अच्छा, अनवर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे बॉलर नहीं साबित हो रहे। अनवर अली ने बहुत ज़्यादा महंगे डेफिनेटली साबित हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब बैटिंग की मुल्तान सुल्तान से उन्होंने उसको कवर अप कर लिया। आप देखें कि एज एन ऑलराउंडर उन्होंने उसको कवर कर लिया, तो ये उसको कर लिया। लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप पे बात करते हैं, आप मुजीबुर रहमान देखें, मुजीबुर रहमान को कल 4 ओवरों में 40 रन पड़े और अरशद इकबाल को 3.1 ओवर में 50 रन पड़े। वहाब रियाज को 4 ओवर में 32 रन पड़े और अजमतुल्ला उमर जई को 4 ओवरों में 62 रन पड़े। उस्मान कादिर को 2 ओवरों में 32 रन पड़े और साइम अयूब को 2 ओवर में 22 रन। तो दे आर, इनका जो बॉलिंग लाइनअप है ये शॉर्ट है, इस पे इन्हें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और ये अपनी सिर्फ और सिर्फ बैटिंग पर रिलाई करके टूर्नामेंट में आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसी पे मज़ीद भी बात कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर अबू बकर बिलाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अब अबू बकर, अगर कल के मैच में रायली रोसो के 121 रन निकाल दें फिर पीछे क्या बचता है? देखिए, पीछे तो भी जैसन रॉय की इनिंग बचती जो कि मुझे याद पड़ती कि उससे पिछले मैच में उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेली थी और ये 2 इनिंग्स 2 ओवरसीज प्लेयर्स की यकीनी तौर पर ये पेशावर ज़ल्मी के मुंह से जिसको कहते हैं ना कि 240 रन एक बहुत बड़ा टोटल होता है। इसको यकीनी तौर पर T20 के अंदर कुछ छोटा टोटल नहीं कहा जाता और इसको चेस करना भी ओवरसीज जिस तरह खेले हैं मैं समझता हूँ कि उनको दाद देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे एंगल पर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग यकीनी तौर पर आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले वाले वहाब रियाज मुझे अब नहीं दिखाई दे रहे और साथ अगर उस्मान कादिर को देखें, मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे कि वो शायद इस विकेट के ऊपर कुछ कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने भी पहले 2 ओवर्स के अंदर 32 रन कंसीड किए। तो ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग बिलो एवरेज दिखाई दी है इस लीग की। अगर कहा जाए कि सबसे कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप अगर कोई दिखाई दे रहा है तो शायद पेशावर ज़ल्मी और यही उनकी शिकस्त की वजह भी बन रहा है। बिल्कुल अबू बकर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ज़ल्मी जो है एक ही सीज़न के अंदर 240 एंड 240 प्लस 2 मैचेस के अंदर चेज हो गया उनका। तो आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ज़ल्मी की?
देखिए अब तो यही स्ट्रेटेजी है कि ज़ल्मी चेस की तरफ जाए, क्योंकि बॉलिंग ने 2 दफ़ा 240 प्लस बैटिंग ने जो करके दिया उसको वो डिफेंड करने में नाकाम हुई है। तो अब पेशावर ज़ल्मी के पास बचता तो यही है कि वो चेस की तरफ जाएं और जो भी रन्स बनते हैं उसको चेस करें, क्योंकि दूसरी इनिंग के अंदर अब यकीनी तौर पर जो टीम होती है उसके सामने टोटल मौजूद होता है कि आपने इस टोटल की तरफ जाना है। लेकिन अब जितनी कम्पिटिटिव क्रिकेट आगे मजीद मिलेगी, क्योंकि टॉप 4 अब फाइनल हो जाएंगे और कल लाहौर कराची का लाहौर के अंदर मैच भी और उसके बाद प्ले ऑफ्स और एलिमिनेटर शुरू होने हैं, तो वहाँ पर तो यकीनी तौर पर कोई भी टीम हारना नहीं चाहेगी, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही मैदान में उतरेगी। तो बॉलिंग कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है पेशावर ज़ल्मी का, और जितनी जल्दी ही उसको ओवरकम कर लेंगे मैं समझता हूँ उतना ही बेहतर है। जी, तो बाजवा साहब, बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न है, आपके ख्याल में रिकवरी हो सकती है? लेकिन बिल्कुल रिकवरी हो सकती है। एक तो अगर हम बात करें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, दिस हैज़ बीन अ बैटर्स पैराडाइज। जितनी आसानी से बैट्समैन इतना ज़्यादा स्कोर कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल लाहौर में भी ऐसे कंडीशंस होंगे। तो ये एक गुड साइन है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए कि जो उनके जो प्ले ऑफ्स होंगे या एलिमिनेटर्स होंगे वो लाहौर में स्केजुअल्ड हैं। तो हो सकता है शायद चेंज ऑफ ग्राउंड में वो इस ग्राउंड में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर लें, क्योंकि जो पेशावर जो पिंडी की पिच है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए टेप बॉल की जिस तरह पिच होती है, फ्लैट ट्रैक है और फ्लैट ट्रैक पे इतना ज़्यादा ग्राउंड भी छोटा है, कई बाउंड्रीज तो 60 मीटर की है, तो वहाँ पे बॉलर्स को बहुत के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इवन ये भी डिबेट की जा रही है क्रिकेटिंग सर्कल्स में आया कि इतना आसान होना चाहिए बैट्समैन के लिए स्कोर करना जितना आसान PSL में ख़ास तौर पे पिंडी के जो मैचेस हैं उसमें देखा जा रहा है। ये बड़ी डिबेटेबल बात, क्योंकि बॉलर्स के लिए नो डाउट लोग छक्के चौकों को एंजॉय करते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब T20 ओवर्स में 250 के करीब स्कोर इतना कंसिस्टेंटली बनता नज़र आएगा तो जो एक सिंबॉलिक वैल्यू होती थी कि 200 का टारगेट है वो ज़रा खोती हुई नज़र आ रही है। तो इस हवाले से भी डिबेट होनी चाहिए कि क्या हमारे कंडीशंस और हमारा ग्राउंड और पिच हमारी इसके मुताबिक होनी चाहिए कि इतना ज़्यादा ही बैटर्स के लिए कंड्यूसिव हो। मेरे ख्याल में तो इस पर हमें सोचना चाहिए कि एक बैलेंस्ड किस्म की पिच और कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, ताकि जो बॉलर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो अगर वो अच्छी बॉलिंग कराएं और बैट्समैन के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो कि वो अगर अच्छा बैटिंग करें तो स्कोर कर सकें। बिल्कुल, इस तरह अगर वन साइडेड आपका टिल्ट होगा पिच कंडीशंस और ग्राउंड कंडीशंस पे, तो इससे मेरे ख्याल में तो क्रिकेट का नुकसान है। बिल्कुल, हम देख भी रहे हैं बॉलर्स मेरे ख्याल में रो रहे होंगे इस वक्त कि यार इतनी फेंटी पड़ी उनको। तो अबू बकर, आपको क्या लगता है, जो कि बाजवा साहब ने बात भी किया कि कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं 60 मीटर्स पर हैं और ये भी मुतालबात सामने आ रहे हैं कि आप 70-75 तक अगर ले जाएं तो ज़रा बॉलर्स भी सुख का सांस लेंगे? देखिए, इजहार ने बिल्कुल सही कहा है कि लाहौर की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं। कराची और पिंडी की अगर देखी जाए, यहाँ पर ज़्यादा रन्स बनते हैं, विकेट ज़्यादा फ्लैट होती है और जिस तरह कि हमने देखा 240 रन भी डिफेंड करना टीमों के लिए मुश्किल हुआ। लेकिन लाहौर के अंदर 180-190 का जो टोटल होता है इसको अच्छा डिफेंडिंग टोटल कहा जाता है। लाहौर के अंदर थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प मिलती है, स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि एलिमिनेटर्स के अंदर और प्ले ऑफ्स के अंदर जो है वो बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। लेकिन क्योंकि रात की कंडीशंस हैं, इसके अंदर जो दूसरी टीम बॉलिंग करेगी उसको यकीनी तौर पर ड्यू फैक्टर भी मिलेगा कहीं ना कहीं, और ड्यू फैक्टर के अंदर बॉलिंग करना मुश्किल होगी। बट लेवल प्लेइंग फील्ड है, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा। और एलिमिनेटर के अंदर तो किसी भी टीम के पास गलती की गुंजाइश नहीं होगी। जो भी टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर होगी। तो मैं समझता हूँ कि टीमों को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आगे जो है फाइनल तक के लिए। लाहौर कलंदर बहुत ही डोमिनेट करती आ रही है इस पूरी लीग के अंदर, और अभी तक जिस तरह डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं वो तो उनको इस वक्त फेवरेट करार दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि प्ले ऑफ्स ऐसे मरले होते हैं, कोई भी टीम किसी भी टाइम नॉकआउट हो सकती है, तो तमाम टीमों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद होगी। मैं समझता हूँ जो टीम अच्छा खेलेगी वो ही कप जीतने में कामयाब। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वैसे लाहौर कलंदर्स जो है वो पिछले 2 मैचेस में तो हमने देख ही लिया कि उन्होंने 119 और 110 के बड़े मार्जिन से शिकस्तें दी हैं। ये T20 में इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त देना, आपको क्या लगता है कि पिच कंडीशन को देखते हुए अगर हम बात करें और साथ ही साथ टॉस इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, लाहौर कलंदर्स का जो बड़ा डिसाइसिव चीज़ एक और उनके फेवर में जा रही है, हम पहले ही काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि लाहौर कलंदर्स की शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस साइड है, क्योंकि उनके पास बैटिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ऑप्शंस हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ऑप्शंस हैं और ऑलराउंडर्स भी हैं। एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज लाहौर कलंदर को इस टूर्नामेंट के हवाले से है वो है कि वो आखिरी जो मैचेस हो रहे हैं, क्वालिफायर्स हैं,
एलिमिनेटर्स है या फाइनल है वो सारे लाहौर में हो रहे हैं। एंड लाहौर कलंदर का जो रिकॉर्ड रिसेंटली अपने स्टेडियम में होम ग्राउंड में बहुत ही फैंटास्टिक किस्म का है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज लाहौर कलंदर को हासिल है। जहाँ हम पेशावर ज़ालमी की बात करेंगे, नो डाउट पेशावर ज़ालमी के लिए 2 जो शिकस्त उन्हें हुई हैं, इतना ज़्यादा स्कोर करने के बाद भी जब आप हार जाते हो तो उसका पूरी टीम पे एक बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट आता है, साइकोलॉजिकली बड़ा आपको नुकसान होता है। तो उस सिलसिले में पेशावर ज़ालमी के लिए इस टाइम ये इंपॉर्टेंट है कि जो उनका आखिरी मैच है वो एक तो कोशिश करें जीते हैं, क्योंकि अगर वो जीत जाएंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे क्वालिफायर्स के लिए। और अगर वो हारते भी हैं तो वो इतने मार्जिन से ना हारें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर वो अपना आखिरी मैच जीत जाएं तो वो उनको नेट रन रेट का जो डिफरेंस है उसको ओवरकम कर लें। अभी भी पेशावर ज़ल्मी की बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी तरह सर्वाइव करें, क्योंकि अभी तो वो ऑन इन फॉर्म नहीं है। और जिस तरह अबू बकर ने बात की कि एवरी डे इज़ अ न्यू गेम, एवरी स्टेडियम इज़ अ न्यू स्टेडियम एंड एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज, तो इसलिए हो सकता है एक आधा आपको ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई वहाब रियाज अगर फॉर्म हिट कर जाएं या अरशद इकबाल कोई फॉर्म हिट कर जाएं, और जो लाहौर का ग्राउंड है उसमें थोड़ा बहुत बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ होता है। अगर वो एफर्ट करें, अगर वो हार्ड लेंथ पे बॉल करें, अगर वो बैक बेंड करके स्पिन निकालें और इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं तो सही, तो हो सकता है जब वो क्वालिफायर्स में हिट करें तो फॉर्म अपनी वो अचीव कर लें। लेकिन अभी तो उनके लिए पेशावर ज़ालमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो किसी तरह इस टूर्नामेंट में सर्वाइव करें। लेकिन अच्छा, इस पर भी हम बात करेंगे वैसे, लेकिन आज के मैच पे भी कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज शाम को कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच है और प्ले ऑफ रसाई के लिए ग्लैडिएटर्स आज बड़ी कोशिश करेगा। तो अबू बकर, आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखी जाएँ, आज कैसा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मैच तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कोयटा ग्लैडिएटर यकीनी तौर पर अभी तक ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई, तो उन्होंने ये मैच बड़े मार्जिन से जीतना है। और जिस तरीके का उनके पास ओपनिंग पेयर है, जो कि बीच में कुछ मैचेस के लिए टूट भी गया था जब जैसन रॉय बांग्लादेश सीरीज खेलने के लिए गए, लेकिन वो अब टीम के पास आ चुके हैं। लास्ट मैच के अंदर उन्होंने सेंचुरी भी की है और इन फॉर्म भी, और उनके साथ साथ गुप्टिल भी 2 बहुत ज़बरदस्त शानदार इनिंग्स खेल कर टीम की जीत में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। तो ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स की स्ट्रेंथ है। विल स्मिथ अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, हालांकि लास्ट ईयर उन्होंने एक बहुत शानदार इनिंग खेली थी कोयटा की तरफ से, बट ये सीजन उनका अभी तक उस तरह की कोई बड़ी इनिंग वो नहीं खेल पाया और उनके ऊपर यकीनी तौर पर उनके ऊपर ये इनिंग भी ड्यू होगी। तो ये कोयटा की स्ट्रेंथ है। और बात की जाए कोयटा की बॉलिंग की, तो नसीम शाह के साथ मोहम्मद हसनैन डेप्थ में कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, बट न्यू बॉल के साथ उस तरह उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये बैटिंग वर्सेस बैटिंग मैच होगा, क्योंकि मुल्तान की स्ट्रेंथ भी बैटिंग है और जो कोयटा की स्ट्रेंथ है वो भी बैटिंग है। तो अब देखते हैं जो मिडल ऑर्डर है, खासकर अगर मुल्तान की बात की जाए, वो बहुत ही पावरफुल जो मिडल ऑर्डर पावर पैक हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर डेविड मिलर भी हैं, रूसो भी हैं, कायरन पोलार्ड भी हैं और टिम डेविड भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो मुल्तान सुल्तान है उसका मिडल ऑर्डर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का सबसे बेहतरीन मिडल ऑर्डर है। जिस तरह हम कहते हैं लाहौर का बेहतरीन जो बॉलिंग अटैक है सबसे ज्यादा बेहतरीन है, इसी तरह मुल्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो इस PSL का बेहतरीन मिडल ऑर्डर है। तो बैटिंग वर्सेस बैटिंग मैच होगा और पिंडी की कंडीशन यकीनी तौर पर बॉलर्स के लिए तो ज्यादा साजगार नहीं है, मुश्किल होने वाली है। बैटिंग वर्सेस बैटिंग, दोनों की स्ट्रेंथ बैटिंग है। तो इजहार, कोयटा वर्सेस मुल्तान, आज कैसा मैच? वो बकर ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि एक तो बैटिंग दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखें हम इस टूर्नामेंट में अभी तक, नो डाउट कोयटा के पास भी बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, हसनैन है उनके पास, नसीम है, और लेकिन जो अगर इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देखें कि किन बॉलर्स की बेहतरीन रही है, तो उसमें मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने ज़रा अच्छा परफॉर्म किया कोयटा की बनस्बत। एहसानुल्लाह आपको पता है लीडिंग विकेट टेकर हैं, उसामा मीर भी अच्छा परफॉर्म करें। कल वाले मैच में तो नो डाउट मुल्तान सुल्तान को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है, लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस के बॉलर्स की परफॉर्मेंस कोयटा से निस्बतन बेहतर रही है। इस लिहाज से मुल्तान सुल्तान को बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोयटा से बहुत एज हासिल है। और उसके अलावा कोयटा के लिए जो कोयटा चीज़ कोयटा के फेवर में जा सकती है, क्योंकि सिंस मुल्तान सुल्तान हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द क्वालिफायर्स, वो एलिमिनेटेड प्ले ऑफ के लिए खेल रहेंगे, तो और वो शायद और टॉप वो कर नहीं सकते, तो शायद वो इस मैच को इतना उनके अंदर हंगर नया डिज़ायर ना हो। नो डाउट जो सेकंड पोजीशन है वो उनके लिए ऑन द लाइन है। सेकंड पोजीशन की अपनी एक अहमियत है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आप
आ जाते हो तो फिर आप क्वालिफायर खेलते हो। जो क्वालिफायर टीम खेलती है वो जो क्वालिफायर जीती है वो फाइनल में चली जाती है, और जो क्वालिफायर हारती है फिर वो थर्ड फोर्थ प्लेस में जिनका जीता होता है उनसे उनका मैच पड़ता है फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ये इंसेंटिव है मुल्तान सुल्तान के लिए कि अगर वो आज का मैच जीते हैं तो वो दे विल बी लेवल ऑन पॉइंट्स विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन जो क्वेटा है दे विल बी फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स। अगर वो ये मैच हार जाते हैं तो दे आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और ना सिर्फ उन्होंने ये मैच जीतना है, हराना है मुल्तान सुल्तान को, बल्कि बड़े हैवी मार्जिन से हराना है, क्योंकि जो नेट रन रेट का डिफरेंस उनका पेशावर ज़ालमी से है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए उन्हें बड़ा वो ना सिर्फ उन्होंने बड़े हैवी मार्जिन से हराना है मुल्तान सुल्तान को, बल्कि उन्होंने इस चीज़ की भी तवक्को रखनी है या कि जो पेशावर ज़ालमी है वो अपना आखिरी मैच एक हैवी मार्जिन से हार जाएंगे। तो ये है। लेकिन जो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, मुल्तान ने भी कल ही मैच जीता है और इतना अच्छा चेस भी कर लिया है। आपको लगता है कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान की कंपैरेटिव जो आपका एनालिसिस है वो क्या होगा? लगता है आपको कोयटा आगे जाएगा? देखिए वही मेरा जो असेसमेंट यही है कि डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान तो फेवरेट्स हैं इस मैच के। लेकिन कोयटा जब आप आखिरी मैच खेल रहे होते हो और आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट तो होता है कि अपनी बेस्ट पुट इन करो ताकि आप टूर्नामेंट में सर्वाइव कर जाओ। तो ये एक चीज़ है जो कोयटा को जिससे एज है। अदरवाइज़ ऑन पेपर तो डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान की साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दोनों बेशक बैटिंग, जिस तरह अबू बकर ने कहा कि बैटिंग वर्सेस बैटिंग कंपटीशन होगा, और थोड़ा बहुत शायद मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को एज हासिल है कोयटा ग्लैडिएटर्स। आपके ख्याल में थोड़ा बहुत मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को थोड़ा सा एज हासिल है? भी बात करेंगे PSL के आने वाले मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे, और PSL का जो एक प्रोडक्ट बन गया है, जितना टैलेंट यहाँ से निकला है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इससे पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ टीमों की परफॉर्मेंस से मुतालिक, तो उनका हिसाब किताब भी हमारे सामने इस वक्त आ चुका है। पॉइंट्स टेबल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वक्त। अभी तक की जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसके मुताबिक तमाम टीमों ने जी 9 मैचेस जो हैं वो खेल चुकी हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट लाहौर कलंदर्स है हमारे पास, जिन्हें उन्होंने 9 में से 7 मैचेस विन किए हैं, 2 में उनको शिकस्त हुई है और उनके पॉइंट्स हैं जी 14। सेकंड नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है और उसने भी 9 मैचेस ही खेले हैं, जिनमें से 6 में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और उसके बाद 3 उन्होंने हारे हैं और पॉइंट्स टेबल पर सेकंड पोजीशन 12 पॉइंट्स के साथ। थर्ड पे जी मुल्तान, जिसने कल एक अच्छा मैच खेला और जीता। उनके जो मैचेस हैं, जो जीतने वाले मैचेस हैं वो 5 हैं और उन्होंने 4 हारे हैं। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी की हम बात कर लेते हैं। ये पॉइंट्स टेबल हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं, इज़हार साहब आप भी देख रहे हैं, आपसे भी एनालिसिस लेंगे, लेकिन पहले मैं डिटेल्स बताऊं कि पेशावर ज़ल्मी ने 4 मैचेस जीते हैं, 5 में शिकस्त हुई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 जीते हैं और 6 उन्होंने हार गई है। कराची किंग्स का तो बहुत ही बुरा हाल है, वो 9 में से सिर्फ 2 मैचेस जीती है और सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल बॉटम में है। थोड़ा सा एनालिसिस देखिए, पॉइंट्स टेबल को हम एनालाइज करें तो 2-3 चीज़ें तो कंफर्म हो गई हैं। एक तो लाहौर कलंदर्स टॉप करेगा PSL को, जो इसका फिक्सर राउंड रॉबिन जिसको कहते हैं। जो कराची किंग्स है और वो बॉटम पे है। ये दोनों पोजीशंस अब चेंज नहीं हो सकती जो प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक। अदरवाइज जो चीज़ ऑन द लाइन है, कोयटा हैज़ एन आउटसाइड चांस। अगर वो अपना मैच जीते और पेशावर अपना मैच बुरी तरह हारे तो वो शायद 4th पोजीशन पे आ सकती है। जो नंबर 2 पोजीशन है उसके लिए मुकाबला है अभी भी इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान का। और अगर हम ओवर द जितनी भी PSL ट्रांसमिशन अभी तक कर रहे हैं उसमें अगर हम कंपैरिजन देखें पॉइंट्स टेबल में, मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था। शुरू में वो टॉप पे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फॉर्म लूज़ कर गए, वो नीचे आ गए, वो 3rd पे आ गए। उसके अलावा लाहौर कलंदर्स हैं, वो बीच में जो 1-2 मैचेस आ रहे तो तकरीबन 3rd 4th पे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी फॉर्म पकड़ी और उन्होंने टेबल टॉप किया। और जो 2 मैचेस आ रहे हैं, एक वो कराची से हारे हैं और एक जो इस्लामाबाद से आ रहे हैं, वो एक किस्म का अपसेट सा लग रहा है। तो अदरवाइज़ जो पॉइंट्स टेबल है वो काफ़ी हद तक अब सेटल हो गया है। 2-3 पोजीशंस हैं जिसके लिए कंपटीशन है और वो आखिरी मैचेस हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग रीडिंग होंगी इस हवाले से। बिल्कुल, अबू बकर भी हमारे साथ है। अबू बकर, जैसा कि इज़हार बता रहे थे हमें कि लाहौर कलंदर्स टॉप और बॉटम में कराची किंग्स जो है वो सबसे नीचे है इस वक्त पॉइंट्स टेबल के लिहाज से। 2-3 पोजीशंस ऊपर नीचे हो सकती हैं। योर इनटेक? देखिए, अभी जो है ना प्ले ऑफ और एलिमिनेटर के अंदर कुछ टीमों का कम्बिनेशन भी चेंज होना है। कुछ प्लेयर्स वापस जा चुके हैं, खासकर अगर बात की जाए
साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स और वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, उनकी सीरीज है, तो उनका भी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन, रोमन पॉवल और ऑडियंस समेत, रोमन पॉवल पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने 1-2 परफॉर्मेंसेज भी दी और उनके मिडिल ऑर्डर का एक हिस्सा थे, वो उनके पास प्लेऑफ के अंदर, एलिमिनेटर के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। ऑडियंस समेत आज का मैच नहीं खेल रहे, कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाए कोटा की तरफ से, वो भी वापस जा चुके हैं। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड के वेंडर ड्यूसन, वो भी जो है वो प्ले ऑफ्स के अंदर, एलिमिनेटर्स के अंदर टीम को अवेलेबल नहीं होंगे। और मुल्तान को जो बड़ा झटका लगेगा वो लगेगा डेविड मिलर की सूरत में, क्योंकि डेविड मिलर भी जो अपना लीग का आखिरी मैच आज खेलेंगे और उसके बाद अपने वतन वापस लौट जाएंगे और नेशनल ड्यूटीज पर इन लोगों को बुला लिया गया है। तो ये कुछ मुझे लगता है कि टीमों का कॉम्बिनेशन एलिमिनेटर्स और प्लेऑफ के अंदर हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। अगर बात की जाए किसी ऐसी टीम की जिसका बिल्कुल कॉम्बिनेशन खराब नहीं होगा तो वो लाहौर कलंदर्स है, क्योंकि उनके पास तमाम प्लेयर्स जो है उनके वो अब अवेलेबल हैं और उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन चुका है। तो यहाँ पर मुझे फिर कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर के ऊपर जो है वो एज दिखाई दे रहा है कि बाकी टीमों के निस्बत, क्योंकि उनका जो बना बनाया कॉम्बिनेशन था वो कहीं ना कहीं डैमेज जरूर होगा। ठीक है इज़हार जी, आप कुछ कहें? अबू बकर, आप भी सुनने में आ रहा है कि जो हमारा अफगानिस्तान से मैचेस हो रहे हैं उसका स्क्वाड अनाउंस होने वाला है, तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं जिनको चांस मिल सकता है, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शायद आराम कराया जाए या रेस्ट किया जाए, क्योंकि जो क्रिकेटिंग स्केड्यूल है आपको पता है कितना बिजी होता है आजकल मॉडर्न डे में। देखिए 28 मैचेस हो चुके हैं पीएसएल के और सिलेक्शन कमेटी ने फैसला ये किया था कि जो पहली लीग है जिसके 30 मैचेस होने हैं वो पूरी लीग देखने के बाद टीम अनाउंस की जाए, जो कि अफगानिस्तान के लिए 24 तारीख को पहला मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ, और पीर को हमारे जराए ये बता रहे हैं कि टीम की बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। और इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी ने कई बार मुशावरत भी की है और अब जराए के मुताबिक फैसला ये किया गया है कि ना सिर्फ ये 3 मैचेस देखा जाए बल्कि इस साल जो 8 T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, जिनके अंदर 3 मैचेस अगेंस्ट अफगानिस्तान है और फिर 5 मैचेस हमने होम सीरीज में होस्ट करने हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड T20 के, तो इन तमाम 8 मैचेस को देखते हुए फैसला किया जाए कि किन प्लेयर्स को आराम देना है और किन प्लेयर्स को ड्रॉप करना है। तो हमारे बावसूख जराए से हमें ये मालूम हुआ है कि बाबर आजम और रिजवान को आराम देने पर इत्तेफाक हुआ है सिलेक्शन कमेटी का, और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को भी आराम देने पर गौर शुरू कर दिया है सिलेक्शन कमेटी ने। तो ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले 8 मैचेस के लिए बाहर करिए। मैं सिर्फ जिक्र अफगानिस्तान सीरीज का नहीं कर रहा बल्कि अगले 8 मैचेस का कर रहा हूँ। और गुज़िश्ता रोज मोहम्मद रिजवान के करीबी जराए से भी ये बात चली मीडिया के अंदर गर्दिश की कि मोहम्मद रिजवान नहीं चाहते कि वो रेस्ट करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर भी उन्होंने रेस्ट किया था टेस्ट मैचेस के अंदर, तो उनको किसी भी किस्म के रेस्ट की जरूरत नहीं है। तो प्लेयर्स की जानिब से अब रेजिस्टेंस शो की जा रही है कि हमें रेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद कोई नया प्लान लेके इस वक्त रखेगा पूरी कौम के सामने, और इस वक्त रेस्ट का नाम इस वक्त से दिया जा रहा है ताकि अवाम का जो रद्द अमल है उसका जायजा ले लिया जाए और उसके तहत फिर आगे मुस्तकबिल के फैसले किए जाएं। तो अब ये जराए के मतलब पता चला है कि बाबर आजम, रिजवान और हारिस रऊफ को अफगानिस्तान सीरीज में रेस्ट दिया जाएगा और उनकी जगह जो टीम में शामिल होंगे वो होंगे साइम अयूब, आजम खान और एहसान उल्लाह, और इसके साथ साथ इमाद वसीम को भी मौका दिया जा सकता है मोहम्मद नवाज की जगह। मोहम्मद नवाज को टीम से ड्रॉप करके इमाद वसीम, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की उनकी फॉर्म है और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो बहुत ही मेन कंटेंडर है वो पाकिस्तान स्क्वाड में वापसी के लिए, तो इमाद वसीम की वापसी भी एक्सपेक्टेड है। कोई मोहम्मद हारिस का भी चांसेस हैं कि उसको भी मौका दिया जाए? देखिए मोहम्मद हारिस पहले से T20 स्क्वाड का तो हिस्सा थे, लेकिन अब उनकी टीम में जगह बन पाती है या नहीं इसके ऊपर यकीनी तौर पर फैसला किया जा रहा है। लेकिन अगर रिजवान को रेस्ट दिया जाता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो सिर्फ आजम खान के ऊपर इन्हिसार करेगी, उनको मोहम्मद हारिस को भी स्क्वाड के साथ ही रखना पड़ेगा और फिर एक नया कप्तान भी नजर आएगा, क्योंकि बाबर आजम की गैर मौजूदगी के अंदर अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त फेवरेट हैं और सिलेक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पर इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है इस वक्त वो शाहीन शाह अफरीदी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2-2.5 साल तक शादाब खान को एज अ नाइब तैयार किया कि जब भी जरूरत पड़ी तो शादाब खान को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन अब
बाईपास करते हुए नायब कप्तान को शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के हवाले से जो बातें हैं वो ज़ेरे गर्दिश हैं। और कोचिंग डिपार्टमेंट के हवाले से भी कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं इन सीरीज़ में, या अभी भी वो पाइपलाइन में ही है डिसीजन? बिल्कुल पाइपलाइन में जी। अफगानिस्तान सीरीज में एक अबूरी जो कोचिंग स्टाफ है उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। मोहम्मद यूसुफ हमारे ज़राए बताते हैं कि उनको जो कि एज अ बैटिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान टीम के साथ थे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इस सीरीज के अंदर बतौर हेड कोच टीम के साथ जाएं। तकलान मुश्ताक भी जो है वो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो सिर्फ इस वक्त मोहम्मद यूसुफ अवेलेबल हैं या हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचेज हैं उनको टीम के साथ लगाया जाएगा। लेकिन जो मिकी ऑर्थर और उनकी टीम है वो अभी मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान सीरीज के अंदर टीम के साथ नहीं होगी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिसीजन है। नई मैनेजमेंट जब भी आती है पीएसबी में, वो हमेशा अपना एक माइंडसेट और अप्रोच लेके आती है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं कि एक तो बाबर आजम, रिजवान, दे हैव बीन द पिलर एंड पोस्ट, दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द पास्ट 1.5 years। तो अब उनको कहा तो ही जा रहा है कि रेस्ट किया जा रहा है, बट जो क्वेश्चनेबल चीज़ है, आइदर दे आर बीइंग रेस्टेड और दे आर बीइंग ड्रॉप। और अबू बकर ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि हो सकता है कि ये अभी अवाम का रद्द-ए-अमल इस हवाले से देखना चाह रहे हैं। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो प्लेयर्स हैं, दे डोंट वांट टू बी रेस्टेड। उन्हें पता है कि उनकी जो पोजीशन है, देर ऑन लाइन, देर ऑन द लाइन। अब साइम अयूब है, हारिस है या इसानुल्लाह है, वो इतना अच्छा परफॉर्म करें, मादुसीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी टीम में मौजूद प्लेयर्स हैं वो आई एम श्योर देट बी थ्रेटेंड कि अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म कर लें तो शायद उनकी जगह दोबारा टीम में अगले टूर्नामेंट्स के लिए ना शायद मेंटेन करें। ख़ास तौर पे ये आपको ज़हन में रखना होगा कि इस साल क्रिकेटिंग कैलेंडर में एशिया कप ने भी आना है, वर्ल्ड कप ने भी आना है। और इस सूरत हाल में अगर आप एक दफ़ा टीम से सेलेक्टर्स की नज़रों से नीचे आ जाओ तो फिर बड़ा मुश्किल होता है दोबारा उनकी नज़रों में आना। रिप्लेस अगर हो गए तो फिर तो कोई बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, न्यूजीलैंड ने भी तो यहाँ आना है, तो क्या ये जो रेस्टिंग जो टेक्निक है या टैक्टिक है, आप समझते हैं अफगानिस्तान के अलावा अगली सीरीज़ तक भी इनको को रेस्ट दिया जा सकता है? या मेरा ख्याल है डिपेंड करता है परफॉर्मेंसेस पे। अफगानिस्तान एक बहुत अच्छी T20 क्रिकेटिंग साइड है। दो अभी इतने उनका टेस्ट में या 50 ओवर में इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा उनकी भी इस्टेब्लिश नहीं हुई टीम और इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान बहुत अच्छी साइड है। तो उनको लाइट नहीं लिया जा सकता और उनके ख़िलाफ़ अगर ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको ड्रॉप करना मुश्किल होगा। और ये प्लेयर्स आई थिंक चांस डिज़र्व भी करते हैं। आज़म खान पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज लीग्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, BPL में अच्छा खेल रहे हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ही डिज़र्व्स अ कॉल अप टू द नेशनल स्क्वाड। वो एक हमेशा से उनके बारे में बात, फिटनेस के ऊपर बात होती रही है, लेकिन आई एम श्योर ही विल वर्क ऑन इट। और इवन साइम अयूब है, उन्होंने PSL में जो क्लास दिखाई है, एंड हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि साइम अयूब इज़ अ रॉ टैलेंट। अभी भी वो 20-22 साल की उनकी उम्र है, तो अभी उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अपनी गेम को इम्प्रूव करने का। और इसानुल्लाह आप इस एज में एज एन इमर्जिंग प्लेयर फॉर मुल्तान सुल्तान, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है, टॉप विकेट टेकर हैं और अच्छी पेस पे बॉलिंग कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और किसी भी क्रिकेट टीम के लिए ना सिर्फ आपकी प्लेइंग 11 बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बल्कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि एक तो अगर आपको इंजरीज़ हों तो आपके पास रेडीमेड ऑप्शंस अवेलेबल हों जो उनको रिप्लेस कर सकें। दूसरा, अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो तो उसके रिप्लेस करने के लिए भी आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। और तीसरा, जो कंपटीशन फॉर प्लेसेस होता है, दैट इंस्पायर्स ईच अदर टू ईच ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स टू परफॉर्म इवन बेटर। बिल्कुल। अच्छा, मैं कैटेगोरिकली मैं अभी सिर्फ बाबर आजम के मतलब बात करना चाहूँगा। अबू बकर, आप ये बताइए, ये जो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जैसे इंजमाम ने भी कह दिया, दबे अल्फाज में कहा कि जी बाबर जो थे उन्होंने एंड पे ज़रा स्लो खेला कल के मैच में भी, और अगर वो चाहते थोड़ा सा तेज़ खेलते तो 243 की जगह ये 260-65 तक भी बात जा सकती थी। तो ये जो हर तरफ से बाबर पे तनकीद की जा रही है कि ये थोड़ा सा सेल्फिश होकर खेल रहे हैं, आपके ख्याल में बात ठीक है? देखिए, अगर अभी भी कोई ये तनकीद कर रहा है कि वो सेल्फिश होकर खेल रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को 20 बॉलों पे 100 करना पड़ेगा लोगों को राजी करने के लिए। लास्ट मैच के मेरे 36 बॉल्स के अंदर उन्होंने 76 की इनिंग्स खेली, जो उससे पहले उन्होंने सेंचुरी की, वो भी 60 बॉल्स पर 100 की, और उनकी टीम ने 240 प्लस स्कोर किया। तो 240 प्लस स्कोर T20 के अंदर एक मैसिव स्कोर कहलाता है। और अगर ये डिफेंड नहीं कर पाए तो इसके अंदर यकीनी तौर पर बाबर आजम का वो जो लास्ट 17 बॉल्स पे 17 थे, उससे ज्यादा मैटर करती है कि पेशावर जल्मी की बॉलिंग ने उसका रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन मेरे नज़दीक इस वक्त चीज़ें टीम को थोड़ा सा शैटर करेंगी। पाकिस्तान की अगर आप
8 T20 मैचेस के लिए फैसले करेंगे तो आपने जो बड़े मेगा इवेंट्स हैं वो वनडे के खेलने हैं इस साल। आपके पास T20 के सिर्फ 8 मैचेस हैं, लेकिन आप जब यहाँ पर टीम के अंदर चेंजिंग्स करेंगे और अपने मनपसंद फैसले करेंगे तो फिर कप्तान जिसने आपको वनडे के वर्ल्ड कप के अंदर लड़ाना है, जिसने आपको एशिया कप वनडे फॉर्मेट के अंदर आपकी टीम को लड़ाना है, आप उसका भी एतमाद को शैटर करेंगे। तो आप मुस्तकबिल मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या देख के ये फैसले किए गए हैं और बाबर आजम को क्या यही जो राइट टाइम था हटाने का, क्या इससे पहले फैसला कर लेना चाहिए था? क्योंकि 2-2.5 साल पाकिस्तान क्रिकेट ने बाबर आजम के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, उनको मौका दिया है, उनकी कप्तानी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है। तो अब जब वो तैयार हुए हैं तो आप उनको हटाने की बातें कर रहे हैं, आप उनकी अप्रोच की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि बाबर और रिजवान जब ओपनिंग नहीं करेंगे तो वहां पर साइम अयूब और फखर जमान होंगे, फिर मिडिल ऑर्डर में कौन होगा, कौन टीम को संभालेगा, किस तरह टीम दोबारा से एक नए सिरे से बनेगी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल फैसले हैं और ये राइट टाइम नहीं था ये फैसले करने का। आपके ख्याल में ये राइट टाइम नहीं था फैसले करने का? मैं इज़हार में आपके पास भी आऊँगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और जितनी भी पिचेस हम देख रहे हैं ये बैटर्स के लिए तो ये एक जन्नत हमें नज़र आ रही है, क्योंकि वो बड़े खुश हैं, बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और साथ ही साथ वो चेस भी हो रहे हैं। अब हमको शेयर कर लेते हैं एक छोटी सी लिस्ट जो कि टॉप बैटर्स की है, टॉप 5 बैट्समैन जो कि अभी तक इस PSL के 27-28 मैचेस के अंदर जो हैं वो उभर के सामने आए हैं। सबसे पहले अभी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि अभी तक 9 मैचेस खेल चुके हैं और इन्होंने टोटल रन्स बनाए हैं 428। स्ट्राइक रेट इनका बड़ा ज़बरदस्त रहा है 140 और हाईएस्ट इन्होंने किए हैं 110। सेकंड में जी बाबर आजम हैं जिन्होंने 416 यानी कि 416 रन्स बनाए हैं। स्ट्राइक रेट इनका भी अच्छा है, ऑल्दो इन पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है कि बड़ा स्लो खेलते रहे हैं, लेकिन 115 इनका हाईएस्ट इस सीज़न में स्कोर रहा है। रायली रोसो उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और 373 रन्स अभी तक उन्होंने जोड़े हैं, 121 उनका हाईएस्ट है। इस तरह फ़खर जमान का हाईएस्ट 115 है। इमाद वसीम 92 के साथ 5th नंबर पर हैं। टॉप 5 बैटर्स हमने देखे हैं। तो इज़हार जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिन दो को रेस्ट करवाने की बात हो रही है, इन टॉप बैटर्स के फिगर्स को देखें जी, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये स्टेटिस्टिक्स है, वो है इनका स्ट्राइक रेट। आपने देखा होगा कि बाबर आजम और रिजवान का उनका जो रन्स है या एवरेज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट फ़खर जमान का या रायली रूसो का स्ट्राइक रेट उनसे ज़्यादा। स्ट्राइक रेट को अगर हम आसान अल्फाज में अपने स्ट्राइकिंग के लिए एक्सप्लेन करें तो वो ये कि 100 बॉल्स अगर ये बैट्समैन खेलेगा तो ये कितने रन्स बनाएगा। तो जो रिजवान और बाबर का स्ट्राइक रेट है वो 140 के लगभग आ रहा है जी, बल्कि जबकि जब फ़खर जमान है या रायली रूसो है और या इमाद वसीम है, उनका स्ट्राइक रेट इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा 170s में। और T20 में लिमिटेड ओवर्स होते हैं, मुख्तसर महदूद बॉल्स आपके पास होती हैं, तो आपने महदूद बॉल में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने होते हैं। तो इस एतबार से देखें तो मेरे ख्याल में बेशक टॉप पे ये दोनों है रिजवान और बाबर, लेकिन जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के हवाले से देखेंगे किन की प्लेयर्स की इनिंग्स का अपनी टीम्स में विक्ट्री में रोल डिसाइसिव रहा है, वो फ़खर जमान है, इमाद वसीम तो नहीं, लेकिन जो रायली रूसो है उनका बड़ा क्रूशल रोल रहा है। जो जब भी उन्होंने खेला है, अच्छी इनिंग्स खेली है, मुल्तान सुल्तान्स को उन्होंने जिताया, टीम को फ़ायदा हुआ, टीम को फ़ायदा हुआ। अबू बकर, ये जो अभी लिस्ट हमने भी शेयर की है, आप भी देख रहे होंगे, अब जिन 2 प्लेयर्स को रेस्ट करवाने की बात हो रही है वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अबू बकर, आप हमें सुन सकते हैं? अब अबू बकर हमारे साथ मौजूद नहीं है। इस पे आपका बड़ा दुरुस्त सवाल है कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन जो ही मैं बात पहले कर चुका हूँ कि उन दोनों पे हमेशा से ही तनकीद रही है कि जो इनका प्लेइंग स्टाइल है वो थोड़ा शायद T20 के एतबार से कंजर्वेटिव है। नो डाउट ही हर मैच में कंट्रीब्यूट करते हैं और हर मैच में स्कोर भी करते हैं और इनका बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन ये तनकीद करते हैं कि नॉर्मली ये T20 में बहुत ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं और जब ये आउट होते हैं तो पीछे आने वालों के पास बहुत थोड़ा टाइम होता है कि वो अपना रन रेट एक्सेलरेट कर सकें। तो इस बात ही डिबेटेबल है कि आया T20 में क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए स्ट्राइक रेट ज़्यादा होना ज़्यादा ज़रूरी है या एवरेज ज़्यादा होना ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मेरा तो टेक ये है कि एक तो T20 में आपका मिनिमम एवरेज नो डाउट होनी चाहिए 15 से 20 की, लेकिन अगर आपने ज़्यादा इस बात को वेटेज जिस चीज़ को देनी है वो स्ट्राइक रेट है, क्योंकि महदूद ओवर्स होते हैं।
और दूसरा यही बात कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं रिजवान और बाबर का जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, मेरे ख्याल में शायद इनमें से एक प्लेयर को अपनी ओपनिंग पोजीशन को सैक्रिफाइस करना चाहिए ताकि इनके साथ कोई एक ऐसा बैट्समैन आए जो फुल फ्लैज हिटर है, क्योंकि दोनों का एक एंकर का या रोल प्ले करते हैं और कंजर्वेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स हाउ दे प्ले देयर बैटिंग। ठीक है, तो आपके ख्याल में किस पॉइंट पे आना चाहिए इनको? मेरे ख्याल में इनमें से एक को ओपन करना चाहिए, जो दूसरा है वो एज अ वन डाउन आए, और इनके साथ एक ऐसा फास्ट जो हार्ड हिटर ओपनर हो, जो मेरे ख्याल में इस टाइम जो इन फॉर्म प्लेयर है वो फ़खर जमान है, लेकिन इस पे कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है फ़खर जमान जो सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन है उनमें अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन हमने देखा कि शान मसूद है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया, तो इन चीज़ों को भी हमें फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए। लेकिन जो इनके साथ अटैकिंग प्लेयर डेफिनेटली होना चाहिए, जो ताकि दो एंकर्स एज ओपनर इससे बहुत ज़्यादा बॉल्स। अबू बकर, आप इजहार से एग्री करते हैं? देखिए, जहाँ तक इन दो टॉप प्लेयर्स को बिठाने की बात है तो मुझे तो एक मुहावरा याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिया जिसको भाए वही सुहागन। तो अब जब आपने टीम से बाहर करना ही है तो फिर आप उनका चाहे स्ट्राइक रेट ले लें, फिर चाहे आप उनकी एवरेज डिस्कस कर लें, बट जितनी परफॉर्मेंसेस बाबर आजम और इमरान ने बतौर ओपनर दी हैं, दुनिया के किसी और ओपनिंग प्लेयर के पास वो परफॉर्मेंसेस नहीं है। 7 दफ़ा 150 प्लस स्टैंड इन दोनों प्लेयर्स का, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक। लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसला साज हल्के हैं वो ये समझते हैं कि इन दोनों को आराम दिया जाए, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि ये फैसला करने का वक्त भी सही नहीं है, क्योंकि हमने इस साल वनडे वर्ल्ड कप जो खेलना है वो बाबर आजम की कप्तानी में खेलना है। तो शाहीन शाह अफरीदी को आप T20 में तो कप्तान बना देंगे, और शाहीन शाह अफरीदी यकीनी तौर पर बाबर आजम के साथ खेले हैं, और जब बाबर आजम को पहले हटाने की बातें हुई थी तो शाहीन शाह अफरीदी ने बाकायदा ट्वीट किया था कि सोचना भी मना है। तो शाहीन शाह अफरीदी खुद से तो यकीनी तौर पर इतने खुश नहीं होंगे चाहे उनको कप्तानी मिले, लेकिन टीम का कम्बिनेशन इस वक्त मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये फैसले करते हैं, ये उसके बाद इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हमें वर्ल्ड कप तक संभलने देंगे नहीं देंगे, ये सवाल ज़रूर उठेगा। बड़ा बड़ा वैलिड पॉइंट आपने। बज़ाहिर तो अगर शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी दी जाती है रीसेंट सीरीज़ में, और T20 में अगर उन्हें आगे गोइंग फॉरवर्ड भी T20 कैप्टनसी दी जाती है, तो बज़ाहिर तो ये बाबर आजम के लिए एक ड्रॉबैक नज़र आए, सवालिया निशान हो सकता है। लेकिन दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉजिटिव साइन, दिस कुड ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर बाबर एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान जैसी क्रिकेटिंग नेशन में जहाँ पे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फॉलो किया जाता है और बहुत स्क्रूटनाइज़ किया जाता है, अगर आप तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन होना बहुत ज़्यादा बर्डन है। हो सकता है शायद अगर उनसे ये बर्डन रिलीज़ किया जाए तो वो दूसरे फॉर्मेट में, ODIs में और टेस्ट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे, और नॉट एज अ कैप्टन बट ऑल्सो एज अ बैट्समैन। तो दिस कुड वर्क आउट। लेकिन इस सीजन में तो उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, और ये मॉडल कोई ऐसा कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड मॉडल नहीं है। कई बेशतर क्रिकेटिंग नेशन में ऐसा किया जाता है कि किसी फॉर्मेट के लिए कोई और टीम और कैप्टन होता है, और किसी और टेस्ट का कैप्टन कोई और होता है, वनडे का कैप्टन कोई और होता है, T20I का कैप्टन कोई और होता है। उनका जो स्क्वाड होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो भी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द गेम होता है। बिल्कुल। अब जाने से पहले हम टॉप बॉलर्स भी आपके सामने रखते हैं अभी तक के। अब एहसानुल्लाह अभी तक 9 मैचेस खेल चुके हैं और उन्होंने 234 रन दिए हैं, 18 विकटें ली हैं उन्होंने। इस तरह अब्बास अफरीदी ने 282 रन दे के 17 विकेट्स लिए हैं। राशिद खान बहुत खुल के और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, 165 रन दे के उन्होंने 15 विकटें हासिल की हैं। चौथे नंबर पे जी हमारे पास टॉप 5 बॉलर्स में शाहीन अफरीदी आते हैं। 9 मैचेस खेले, 263 रन दिए, 14 विकटें हासिल की हैं। इसी तरह उसामा मीर जिन्होंने 268 रन दे के 12 विकटें हासिल की हैं। ये टॉप 5 बॉलर्स पे क्विकली आप देखिए, इसमें सबसे बेहतरीन बॉलर तो राशिद खान है। हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना होगा कि इन्होंने टूर्नामेंट को थोड़ा लेट ज्वाइन किया था और इन्होंने सिर्फ 7 मैचेस में ही 15 विकेट्स लिए, और इनकी एवरेज भी देखें तो तमाम बॉलर से कम है। तो नो डाउट टॉप बॉलर जो इस टूर्नामेंट के PSL में इस PSL में वो राशिद खान ही है। बिल्कुल, टॉप बॉलर्स में राशिद खान, और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और PSL में हम देख रहे हैं बड़ा टैलेंट आ रहा है, और अब टीम्स जो हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे एक अरसे से खेल रही हैं, और इस सीज़न में तो हमें एक के बाद एक बड़ा मैच जो है वो देखने को मिल रहा है।
19 तारीख को जी फाइनल है। उससे पहले, फाइनल से पहले बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।